हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सोल्यूशन। और इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स अपने कवर कर चुके हैं। देखिए, क्लास 11th में भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं और क्लास 12th में भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो हम कंसंट्रेशन टर्म जो है हम लास्ट वीडियो तक कवर कर चुके हैं, अपनी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सोल्यूशन चैप्टर में वो रहेगा वेपर प्रेशर। हम सीखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। जब हमें वेपर प्रेशर आएगा तभी हम सोल्यूशन का एक बहुत अच्छा जो टॉपिक है जिसे हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं वो सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर जो है वो क्या चीज है, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है किसका, सोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप उन्हें भी देख लेंगे। वो कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड है। जिसको क्लास 11th के कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आते हैं तो वो सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का जो है वो यहाँ से इस टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकता है। चैप्टर टॉपिक का नाम हमारा है वेपर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हेडिंग है हमारी, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वेपर प्रेशर क्या होता है। इस डेफिनेशन में जाने से पहले एक दो चीजें समझते हैं। और वो क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा कोई एक बीकर है और इस बीकर में मैं कोई एक लिक्विड ए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कोई एक लिक्विड ए है। तो देखिए मैंने फिलहाल लिक्विड ए का सरफेस बनाया हुआ है। इस लिक्विड ए का देखिए, कभी भी किसी भी लिक्विड को जब आप लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं तो एक तो होता है, देखिए उस लिक्विड का सरफेस, ये चीज उसकी सरफेस होती है। यहाँ पे जो चीजें होंगी उसको हम कहते हैं सरफेस। और जो नीचे लिक्विड का वही कंपोनेंट होगा, इस पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट होता है, एक तो सरफेस है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बल्क कहा जाता है। ठीक है, दिस इज बल्क। और ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर से दिखाई देता है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस और बल्क आप समझ रहे होंगे कि सरफेस क्या है, ऊपर वाला पार्ट। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये लिक्विड रहेगा, ये जो लिक्विड इस पोर्शन पे रहेगा, ये बल्क पे है। मतलब इसके चारों ओर भी ए ए ए जो लिक्विड है वो है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड ए, लिक्विड मतलब ये पूरा का पूरा लिक्विड ही क्या है, ए है, जिसमें से ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपका सरफेस है ना, सरफेस है। और जो नीचे जो लिक्विड है, सरफेस के नीचे जो लिक्विड है, यहाँ हर जगह वो लिक्विड है, ये क्या है, बल्क में है। आप समझ रहे होंगे, है ना। तो देखिए ये एक जो कंटेनर था जिसमें मैंने एक लिक्विड ए रखा है, उसमें अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने हीट जनरेट की। इसके नीचे मैंने बर्नर रख दिया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखिए हमें समझना होगा कि किसी भी लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है और जो मॉलिक्यूल बल्क में है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप किस बात से समझ सकते हैं, देखिए जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल को ही देखते हैं। ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर रेड कलर से। देखिए ये वाले मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है, जो आपका सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल, कौन सा वाला, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। इस सरफेस के मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसके इस तरफ जो है कोई ए मॉलिक्यूल, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी है, इसके राइट हैंड साइड भी कोई ए मॉलिक्यूल है। आप देख रहे होंगे इसके नीचे भी कोई ए मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई ए मॉलिक्यूल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जो येलो कलर है, एक कलर का मैंने पार्टिकल बनाया है, इसके ऊपर कोई ए मॉलिक्यूल नहीं है। और ऐसा ही नेक्स्ट जो आपका ए है, सरफेस पे जो आपका मॉलिक्यूल है, उस पर भी कोई पार्टिकल नहीं होगा। जबकि अगर आप बल्क की बात करें, जो आपके बल्क में मॉलिक्यूल ए है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैं बल्क में बना रही हूं। देखिए ये ए है, इसके जस्ट बगल में भी ए बना हुआ है, इसके इस तरफ भी ए बना हुआ है, इसके नीचे भी ए होगा। ठीक है, अब मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं। देखिए ये बल्क में जो है, जो ये मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि देखिए इसके ना, इस पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। देखिए इस तरफ भी ए है, इस तरफ भी ए है, यहाँ से पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी लिक्विड को इवेपोरेट करना चाह रहे हैं, किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं, आपने इस लिक्विड को हीट दी, तो पहले क्या होगा, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस लिक्विड के, वो इवेपोरेट होंगे, बल्क में नहीं होंगे। बल्क पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सरफेस पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
आप ये भी कह सकते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, जबकि जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उसको चारों तरफ से, है ना, उसको क्या किया हुआ है, जो बल्क में जो मॉलिक्यूल है आपका, उसको चारों तरफ से क्या किया हुआ है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स ने कवर करा हुआ है ना। देखिए जो बल्क पे मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया हुआ है। जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, जबकि जो आपका सरफेस पे मॉलिक्यूल है, आप देखिए जिसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कुछ 1 2 1 2 3 4 इस तरफ से ही लग रहा है, कोई ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, ये फ्री है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है, जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ समझने के लिए कि ये हमारा कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, कोई लिक्विड है हमारा, ये लिक्विड का नाम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये लिक्विड ए है, ठीक है, ये लिक्विड ए है। बल्क में जो मॉलिक्यूल है वो इसी लिक्विड के मॉलिक्यूल रहेंगे, बल्क में भी ए ही है, ठीक है, बल्क में भी क्या है, यानी कि नीचे जो है सरफेस के नीचे है वो भी ए है। मैं इसको अगर हीट दूं, इसे हीट दूं, तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो क्या करने लगेंगे, इवेपोरेट करने लगेंगे। इवेपोरेट करे, है ना, इवेपोरेट करे। और अगर इस सिस्टम पे आपने इस सिस्टम को आपने कवर नहीं किया हुआ है, ये सिस्टम जो है, ये कंटेनर जो है इस तरीके से है, अगर आप इसको क्लोज नहीं किए हुए हैं, ये कोई ओपन कंटेनर पे रखा हुआ है ये लिक्विड, तो क्या होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। यही तो होगा, देखिए अगर ये इवेपोरेट होगा तो ये जो ए है वो जाके यहाँ आ जाएगा, है ना, ए के वेपर बनेंगे वो जाके यहाँ आ जाएंगे, यानी कि कंटेनर से बाहर वो वेपर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या सीखना है हमें कि अगर हम क्या कर दें, इस कंटेनर को क्लोज कर दें तो क्या होता है। ठीक है, देखिए वेपर तो बने, लेकिन कंटेनर क्या था, अभी तक कंटेनर हमने ओपन रखा था, और जब आप कंटेनर को ओपन रखेंगे तो क्या होगा जी, तो आप जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद आपके जो ये कंटेनर पे जो ए जो थे मॉलिक्यूल्स वो क्या कर जाएंगे, ए के कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे, कंटेनर से बाहर आ जाएंगे हीट करने के बाद। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप पानी को गर्म करते हैं, मान लीजिए आप एक बीकर ले रहे हैं, एक बर्तन ले रहे हैं अपने घर का, और आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया हुआ है तो वो पानी क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, बाहर आ जाता है, और पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल बात है। और अगर हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं तो क्या होता है, चलिए ये सीखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कोई एक कंटेनर है आपका, और इस कंटेनर में मैंने कोई एक लिक्विड लिया हुआ है जिस लिक्विड का नाम ए है। ठीक है, इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड की गई, ठीक है, इस कंटेनर को गर्म किया गया, इसमें जो लिक्विड था उसे गर्म किया गया, तो ये लिक्विड जब गर्म हुआ तो इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और देखिए याद रखना है कि हमारा ये कंटेनर क्लोज्ड है, बंद है, ये कंटेनर जो आपका है इसे हमने बंद किया हुआ है। इससे पहले अभी तक हम बात कर रहे थे क्लोज्ड कंटेनर की नहीं कर रहे थे, ओपन कंटेनर की कर रहे थे। इवेपोरेशन के बाद जब आप ओपन कंटेनर में हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वॉल्यूम जो था कंपोनेंट है वो बाहर चला जा रहा था, कंटेनर से बाहर आ जा रहा था। ठीक है, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, इसको गरम किया, तो इसने क्या किया, इसने वेपर बनाए, गरम करने के बाद वेपर ही बनाएगा, पानी ही, मान लीजिए ये पानी है ना, तो इसने वेपर बनाया। तो देखिए एक लिक्विड था, है ना, लिक्विड था, आप उसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब आप उसे इवेपोरेट कर रहे हैं। क्या बनी, जब आप उसे हीट प्रोवाइड किए तो उसमें बनी आपकी वेपर, तो गैस बनी, वेपर बना। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो वेपर, क्योंकि आपने कंटेनर को बंद किया हुआ है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, थोड़ा सा टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो यही वेपर क्या बन गई, कंपोनेंट ए का लिक्विड बन गई। फिर से यही तो होता है ना, तो ये कंडेंसेशन हो गया।
कंडेंसेशन हो गया। तो देखिए वेपर प्रेशर जब हम पढ़ते हैं तो आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशन आ जाती है, जब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे वेपर होता है, ये जो वेपर होता है, ठीक है, किसका, कंपोनेंट ए का जो आपका वेपर है, कब, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इस सरफेस के ऊपर देखिए, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर जो वेपर क्रिएट हो रहा है वो एक प्रेशर को डेवलप करता है, और उस प्रेशर को ही आप बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। क्लोज्ड कंटेनर में ही होगा, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर। देखिए कोई प्रेशर है वेपर का प्रेशर है, ठीक है, इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड सरफेस। इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर का प्रेशर है, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में होंगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके अभी बताया, तो उस टाइम पे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर है, जो प्रेशर को क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जब हम किसी प्योर लिक्विड की बात करते हैं, प्योर लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें अभी आपने कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं किया है। जैसे इस केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही लिक्विड है, लिक्विड ए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने एक कंटेनर बनाया, और इस कंटेनर में मैंने कहा कि इस कंटेनर में एक ही कंपोनेंट है, मान लीजिए वो H2O ही है, या फिर वो लिक्विड ए ही है, जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लिक्विड ए ही है। तो वो जो वेपर प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, उस वेपर प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देखिए अभी इस केस में हमने ए के साथ कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया, ये एक प्योर सॉल्वेंट है, एक प्योर लिक्विड है। तो ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, इसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। आप इसे P0A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारी बुक में जब कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप P0 लिखा हुआ देखेंगे, P के ऊपर एक 0 लिखा हुआ देखेंगे, तो वो प्योर को बताता है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को बताता है। वो ये बताना चाह रहा है कि इस लिक्विड का जो ये वेपर प्रेशर है, अभी आपने इस लिक्विड में कोई भी दूसरी चीज नहीं ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। ये बात हम बहुत ही धीमी स्पीड में सीखेंगे, बहुत अच्छे से आप इसे सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें हैं। क्योंकि अगर आपको P0 के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि P0 क्या था, तो फिर आगे चैप्टर में बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि P0 क्या चीज है, ठीक है। P0 किसे कह रहे हो, P किसे कह रहे हो। तो हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं, हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक प्योर लिक्विड ले रहे हैं, और इस लिक्विड में अभी ए ही कंपोनेंट है, ये एक ही कंपोनेंट है, ए लिक्विड है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक प्योर लिक्विड है, नोट कीजिएगा बात को, प्योर लिक्विड है ए। ये क्लोज्ड कंटेनर है, बंद किया हुआ कंटेनर है, ठीक है। और जब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आ रहा है, तो एक वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है सरफेस के ऊपर, जो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वेपर प्रेशर को बोला जाता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P0A। यानी कि आप इसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड है, अभी इस लिक्विड में आपने कुछ भी नहीं डाला, ये सिर्फ पानी है मान लीजिए, उसमें आपने चीनी नहीं डाली, उसमें आपने कोई सल्यूट नहीं ऐड किया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ये होता है, इसे हम P0A से या P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का है इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखिए वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ये आपको सीखना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो फैक्टर हमने नोट किया हुआ है, वो फैक्टर हमने लिखा है कि वेपर प्रेशर जो है उसे आपका शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, क्या वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, तो नहीं करता है, ठीक है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसका, वेपर प्रेशर पर। कंटेनर, किस कंटेनर में आपने रखा है, उस कंटेनर का क्या साइज है, क्या शेप है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। शेप, चाहे आप इस शेप का कंटेनर लीजिए, चाहे इस शेप का कंटेनर लीजिए, चाहे इतना बड़ा साइज ले लीजिए, चाहे इतना छोटा साइज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड
लिक्विड का नेचर कैसा है, क्या इस पे फर्क, इससे फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर को, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड किस तरीके का है, क्या नेचर लिक्विड का है, उस पर फर्क पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन था जिसमें आपने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, एक प्योर लिक्विड है जिसमें पानी रखा हुआ है, और दूसरा प्योर लिक्विड है जिसमें आप एल्कोहल रख रहे हैं, C2H5OH इथाइल एल्कोहल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो वाटर होता है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, 4, ठीक है, कितने, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, जबकि इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जब बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इसने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं और इसने एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि H2O क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है दूसरे H2O से अट्रैक्ट करा हुआ है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसने एक ही करा हुआ है, ये जो C2H5OH है ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूं और इसको हीट प्रोवाइड करूं तो वेपर कौन पहले क्रिएट करेगा, तो जिसमें अट्रैक्शन कम होगा ना, अट्रैक्शन कम होगा वो जल्दी वेपर क्रिएट करेगा। तो अट्रैक्शन अगर जितना अट्रैक्शन जो होता है जितना ज्यादा होगा उतना कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि अट्रैक्शन जो होता है वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैसे वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास है एक CH3OH, एक कंटेनर है, उसमें मैंने मिथाइल अल्कोहल रखा हुआ है। ठीक है, मिथाइल या इथाइल अल्कोहल लीजिए, C2H5OH कर दिया। ठीक है, दूसरा कंटेनर है जिसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, यानी कि CH2OH और CH2OH। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और जबकि ये 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे कंपाउंड के साथ, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस वाले कंटेनर में लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें अट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है, उसको आप हीट करोगे तो वो जल्दी वेपर बनाएगा, है ना, तो वो जल्दी वेपर बनाएगा। और इस केस में वेपर ज्यादा अट्रैक्शन हो रखा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 OH के मॉलिक्यूल है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसको आपको इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा हीट भी प्रोवाइड करने की पड़ेगी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं। इस केस में आपको एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है ना, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, यानी कि अट्रैक्शन जब कम है, तो आपका वेपर प्रेशर जो P0 ऑफ C2H5OH होगा वो P0 ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल से, यानी कि इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है उस पर तो फर्क पड़ेगा ना, वेपर कौन क्रिएट ज्यादा कर रहा है या कौन कम कर रहा है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वो वेपर को कम क्रिएट करेगा, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे वो ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम हीट में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे, क्योंकि जो आपका लिक्विड है उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है वेपर ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, इसलिए हमारे दो टाइप के हमारे सब्सटेंस हैं। मैंने यहाँ पे सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और वो कैटेगरीज क्या है आप देख सकते हैं कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है और दूसरा लिक्विड आपके नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। एक ऐसे लिक्विड है जो वॉलेटाइल होते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे लिक्विड है जो इवेपोरेट नहीं होते हैं। उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए जो वॉलेटाइल लिक्विड है वो है मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH, इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, बेंजीन यानी कि C6H5 और टोलिन यानी कि C6H5CH3। बेंजीन को माफ कीजिएगा, ये C6H6 होता है, ठीक है, C6H6। ऐसे यूरिया आपको पता है कि NH2 का होल ट्वाइस CO होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए ये, या फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे न्यूमेरिकल में। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, और सुक्रोज होता है C12H22O11। तो ये 3 बेसिकली हमारे सिलेबस में ये 3 नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हैं, ये आपको याद रखने हैं कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज आपके सिलेबस में नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो अभी
हमने वेपर प्रेशर में क्या पढ़ा, तो अभी हमने वेपर प्रेशर में ये पढ़ा, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा राउल्ट लॉ। तो अभी हमने वेपर प्रेशर में ये पढ़ा कि सिंपल सी बात पढ़ी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इतना ही समझे हम अभी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कुछ ऐसा था कि आपके पास कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, और ये लिक्विड क्या है, प्योर है, इसमें आपने कुछ भी चीज ऐड नहीं की, आपने इसमें क्या कर दिया, एक ढक्कन लगा दिया और इसको गर्म कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड की तो ये इवेपोरेट हुआ तो कुछ टाइम बाद ठंडा हुआ तो कंडेंसेशन हुआ, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है लिक्विड का, इस सरफेस के ऊपर वेपर क्रिएट हुआ और इस वेपर ने जो प्रेशर बनाया उसे आपने कहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जो भी है लिक्विड रहेगा। बस इतना सा ही हमने पढ़ा है, और हमने थोड़े से फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अभी हमारी, अगर हम समरी कहें तो इतना सा ही हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए क्या होता है। आपको याद रखना है कि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को आप पी नॉट बोलेंगे, ठीक है। जब भी प्योर आता है तो ऊपर से स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, इसे हम नॉट कहते हैं, ठीक है। तो कल हम सीखेंगे कि हम कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे जो इस प्योर लिक्विड में अगर मैं कुछ दूसरी चीज ऐड कर दूं तो जो सोल्यूशन बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर में क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई प्योर लिक्विड था, इसमें वेपर प्रेशर था, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था। अब हमने क्या किया, इसमें कोई सोल्यूट ऐड कर दिया तो एक सोल्यूशन बन जाएगा ना ए और बी का। मान लीजिए हमने सोल्यूट ऐड किया बी, तो ए और बी का जो सोल्यूशन बना, इसके प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वहां से एक न्यू टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अभी के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना एक बहुत बढ़िया प्यारा सा लॉ लेके आएंगे जिसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। और वो बिल्कुल वेपर प्रेशर पे, अगर आपको वेपर प्रेशर नहीं पता होगा तो आप राउल्ट्स लॉ अच्छे से नहीं सीख सकते, इसलिए वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए कि पहले आप बढ़िया से प्रेशर को समझिए, वेपर प्रेशर को समझिए, उसके बाद हम सीखेंगे राउल्ट्स लॉ। तो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, देखिए, पहले तो देखिए बढ़िया से, उसके बाद अच्छे लगती है तो शेयर कीजिए, और बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।